हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पिछली क्लास में 14 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो चुकी थी। अब क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने क्वेश्चंस कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कर लेना, अगर किए हैं तो चेक कर लेंगे। फटाफट से देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएंगे। मुश्किल नहीं है एपी, एक सबसे आसान चैप्टर में से है। बस आपको समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज को होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन below a certain date as follows: rupees 200 for first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. यानी कि पहले दिन अगर एक दिन डिले होता है कोई कंस्ट्रक्शन तो उसकी पहले दिन 200 रुपीज पेनल्टी लगेगी और हर एक दिन बढ़ाते हुए 50 रुपीज पेनल्टी आपकी बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर पहले दिन किया तो 200, दूसरे दिन किया तो 250, तीसरे दिन किया तो 300, ऐसे ही उसकी लगातार पेनल्टी बढ़ जाएगी। तो हर एक दिन बढ़ते हुए उसके ऊपर 50 रुपीज की पेनल्टी और लग जाएगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन वर्क डिले कर देता है तो बताइए उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी। तो पहली बात, ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि आपका एपी का चैप्टर चल रहा है तो दिमाग एपी की तरफ ही जाना चाहिए कि क्या इससे एक एपी बन रही है। हाँ सर, इससे एक एपी बन रही है जिसमें ए 200 है और डी 50 है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलिए अब निकालते हैं कि 30 डेज की टोटल पेनल्टीज कितनी होगी। यानी कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ रही है। तो बस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको यहां एपी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में आपके पास ए गिवन है 200, डी गिवन है 50। तो इसका मतलब एपी आपकी बन गई 200, 250, 300, 350 एंड सो ऑन, चलती जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन डिले करता है, यानी कि S30 निकालना है सम, तो टोटल पेनल्टी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। क्या बात समझ में आ गई? तो चलिए, ये आ गया 30 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 200 प्लस 29, d इज वॉट 50। तो बस टोटल पेनल्टी की वैल्यू इसकी कैलकुलेशन करते ही आ जाएगी। ये 15 लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 29 multiplied by 50 is 1450, 1450। 15 multiplied by 1850, तो इसके बाद वैल्यू आ जाएगी 27,750। आंसर आएगा रुपीज में टोटल पेनल्टी, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 30 डेज अगर डिले होता है तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इतनी पेनल्टी लग जाएगी। 27,750 इज द आंसर। तो इसको आप जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लिख देंगे। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे रुपीज 2750 as penalty for delay in 30 days। क्या बात समझ में आ चुकी है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ चुकी है।
तो बस क्वेश्चन नंबर 15 मुश्किल नहीं था, अभी आपको समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। टोटल 700 रुपए के कैश प्राइजेस हैं, सभी बच्चों को देने हैं टोटल मिला के, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक सेशन, यानी कि 7 कैश प्राइजेस टोटल मिला के 700 रुपए के हैं। कोई फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। इफ ईच प्राइज इज लेस देन, जैसे जैसे प्राइस का लेवल गिरता चला जाता है, स्टैंडर्ड गिरता चला जाता है, आपको हर प्राइस 20 रुपए से कम करना है। इफ ईच प्राइस इज ₹200 लेस इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो आप सभी प्राइस का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो क्या होगा, यानी कि आपको डी दे रखा है 20 और ए नहीं दे रखा, बस डी से काम क्या चलेगा। फिर भी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यानी कि एस एन दे रखा है बेसिकली। तो आपके पास कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट वो दे रखी है ₹700। क्या बात समझ में आ गई? इसको और थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ 7 प्राइजेस, यानी कि आपको S7 दे रखा है ₹700। अगर हम बात करें कि फर्स्ट प्राइस कितने का होगा वो हमें पता नहीं है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस बी पी मान लेते हैं इसको। तो कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइस क्या होगा? सेकेंड प्राइस वो इससे 20 रुपीज कम होगा, तो P माइनस 20 हो गया। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस क्या होगा? वो होगा P माइनस 20, इससे प्रीसीडिंग वाले से और 20 रुपए कम होगा, तो इससे एक AP बन रही है। सो इट फॉर्म्स एन AP। क्या दिख रही है AP? P माइनस 20, P माइनस 40, P माइनस 60 एंड सो ऑन। ऐसे 7 प्राइजेस आपके लिए बन जाएंगे। तो आपके पास एक ही जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू P आ गई, जो सेकंड टर्म है वो P माइनस 20 है, उसमें से अगर आप फर्स्ट टर्म लेस कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी -20। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन में इसीलिए फर्स्ट 7 टर्म का जो सम दे रखा है वो क्या है? 700 है, तो इसका फॉर्मूले के अंदर इसको फीड कर देते हैं 2a प्लस n-1d, राइट। तो 700 इक्वल्स टू 7/2 2 इंटू P प्लस में n-1 क्या है? n है 7, -1 मतलब D इज व्हाट? -20, करेक्ट। तो ये आ गया 700 7/2 2P माइनस 120। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7/2, इनमें कॉमन भी नजर आ रहा है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो P माइनस 60 आ जाएगा अंदर, 2 से 2 गया तो बचेगा क्या? 7। तो यानी कि इसके बाद इक्वेशन सॉल्व हो रही है। 700 इक्वल्स टू 7P माइनस 60, तो 700 अपॉन में 7 इक्वल्स टू P माइनस 60। इसका मतलब ये कट गया आपस में, बचेगा 100
इक्वल्स टू P माइनस 60। तो 100 प्लस 60 इक्वल्स टू P, दैट इज P इक्वल्स टू 160। यानी कि पहली टर्म आ चुकी है, तो अब इसको AP बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपके सामने फर्स्ट टर्म जो हमने P मानी थी वो आ चुकी है, तो इसलिए फाइनली आंसर आ गया देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज प्राइजेस आर P minus 20, P minus 40, P minus 60, P minus 80 और P minus 100। 1 2 3 4 5 6 और P minus 120। 7 प्राइजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। करेक्ट। तो बस आपके पास पूरी एपी बन चुकी है। पहले P की वैल्यू 160 आई, अब इसमें से 20 लेस कर देंगे तो 140 आई, उसके बाद और लेस कर देंगे तो 120 आई, 100 आई, 80 आई, 60 आई और 40 आई और लास्ट प्राइस 20 का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 40 का ही आ गया लास्ट प्राइस। क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो बस आपने इसको एक एपी के फॉर्मेट में लाना था कि सभी प्राइस की वैल्यू क्या होगी, तो आपने निकाल ली। ये आंसर है आपका। ये सारी चीजें रुपीज में है आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट्स ऑफ planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will be planted will be the same as the class। यानी कि जो फर्स्ट क्लास है वो एक ट्री उगाएगा, सेकंड क्लास है वो 2 ट्रीज उगाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही 12th क्लास 12 ट्री उगाएगा, लगाएगा। बेसिकली एक स्कूल में कुछ बच्चों ने ट्री प्लांट करने के लिए सोचा और उन्होंने ये काम ये डिसाइड किया कि जिस भी क्लास के बारे में हम बात करेंगे, जो भी क्लास है उतने नंबर ऑफ ट्रीज वो लगाएगी। यानी कि 12th क्लास 12 ट्रीज लगाएगी और थर्ड क्लास 3 ट्रीज लगाएगी और फिफ्थ क्लास 5 ट्रीज लगाएगी। इन विच दे आर स्टडिंग सेक्शन ऑफ फर्स्ट class 1 will plant 1 tree, section of second will plant 2 trees and so on till class 12th। there are 3 sections of each class और हर सेक्शन में, हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं। तो यानी कि जितनी भी क्लास है, अगर फर्स्ट क्लास में 1 ट्री लगाना है तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 ट्रीज फर्स्ट क्लास लगाएगी और 36 ट्रीज 12th क्लास लगाएगी। 3 सेक्शन है सभी के। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके एपी भी बना सकते हैं और विदाउट 3 से मल्टीप्लाई करके भी एपी बना सकते हैं और उसको बाद में हम लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। तो भी दोनों तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि कितने ट्रीज लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जो दिखाई दे रहा है उससे ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स इज इन एपी। एपी दिखाई दे रही है क्योंकि एक एक स्टूडेंट्स, एक एक क्लास बढ़ती है तो एक एक ट्री का नंबर भी बढ़ता चला जाता है। जो ये दिखाई दे रही है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू क्लास 12th। तो इसलिए यहां पर ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 - 1 दैट इज अगेन 1 है, और अगर आप ए एन की यानी कि लास्ट टर्म को भी समझें तो उसकी वैल्यू 12 है।
तो ये सारी बातें यहां नजर आ चुकी हैं। अब आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज देखने हैं। तो टोटल नंबर ट्रीज निकालने के लिए आपको सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स निकालनी पड़ेगी, जो आ जाएगा 12/2, 2 into 1 plus 11, 12 minus 1, d is what, again 1, तो ये आ गया 6, 2 plus 11, ये आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 78। तो सम ऑफ 12 टर्म्स 78 आ चुका है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है, therefore the sum of trees planted by one section of each class up to 12th equals to 78 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, क्योंकि 3 सेक्शन है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा 2 3 जा 4 24, 2 21 और 2 23, 234 trees. This is the answer. So therefore 234 trees will be planted by the students of the schools. क्या बात समझ में आ गई? तो बस इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। A spiral is made up of successive semicircle. एक सेमी सर्कल बनाया जा रहा है। स्पाइरल होती है, जैसे आपकी एक कॉपी होती है, कॉपी के अंदर आप देखते हैं कुछ स्पाइरल मोड में एक कॉपी आपने देखी होगी। जो कॉपी है वो कई बार ऐसे तार से बनी होती है, उसको बोलते हैं स्पाइरल। ठीक है, एक तार का स्पाइरल बनाया जा रहा है बेसिकली। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B. यानी कि इसको ऐसे समझेंगे, सबसे पहले एक स्पाइरल बनाया जा रहा है स्टार्टिंग विद सेंटर A ऑफ रेडियस 0.5, 1, 1.5, 2। यानी कि सबसे पहले इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए, जो स्टार्टिंग में 0.5, एक सेमी सर्कल खींचा जाएगा। तो आपने सेमी सर्कल बना दिया। उसके बाद ऑटोमेटिकली ही आपका सेंटर बी हो जाएगा और इस पूरे को यहां से यहां तक सेंटर मानते हुए अब बी से एक सेमी सर्कल खींचा जाएगा, जो नीचे की तरफ दिखाया जाएगा यहां तक। अब फिर दोबारा ए को सेंटर मानते हुए आपके पास यहां से यहां तक, जो आपके यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक ए से ये जो सेमी सर्कल बनाया, फिर ए को सेंटर मानते हुए आपके पास ये एक रेडियस आ जाएगा और इसके बाद ये वाला सर्कल बनाया जाएगा। ऐसे ही लगातार ये चलता रहेगा। फिर बी को सेंटर मानते हुए, फिर ए को सेंटर मानते हुए, ये लगातार एक ऐसे सेमी सर्कल बढ़ता चला जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, एज शोन इन द गिवन फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अगर इसके अंदर टोटल 13 सेमी सर्कल्स बनाए जाते हैं, 13 सेमी सर्कल्स बनाए जाते हैं, तो आप बताइए कि टोटल जो लेंथ है, वायर जो लगेगा इसमें, टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स, वो बताइए। तो इसमें जो वायर लग रहा है उसकी लेंथ बतानी है। अगर इसमें टोटल सेमी सर्कल्स 13 बन जाएं दो, तो आप इसको एक एपी की तरह देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम कर रहे हैं।
आपको पता है क्वेश्चन में सेमी सर्कल दे रखा है, तो सेमी सर्कल यानी कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सरकमफ्रांस होता है, जैसे सरकमफ्रांस ऑफ सेमी सर्कल। तो आपको पता है जो सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल होता है उसको होता है 2πr, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रांस आ जाएगा, तो ये हो जाता है पाई आर। क्वेश्चन में आर गिवन है, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितना लगेगा, वो लगेगा, पहले को हम लेंथ को एल मान लेते हैं, लेंथ 1, तो हमारे पास लगेगा पाई, आर की वैल्यू 0.5, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू 5/10, यानी कि ये कट के आ गया 2, तो पाई बाय टू सेंटीमीटर इसके अंदर वायर लगेगा। ऐसे ही अगर हम लेंथ निकालना चाहें, लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, वो निकलेगा पाई इंटू आर की वैल्यू आपके पास 1 है यहां पर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ थर्ड निकालना चाहें, थर्ड सेमी सर्कल, वो आ जाएगा पाई इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा 15/10, इसको अगर हम कर देते हैं तो ये आ जाएगा पाई इंटू 15/10, दैट इज 3/2, दैट इज 3/2 सेंटीमीटर, सॉरी 3/2 पाई सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई है? तो इस तरह से आपके पास सेमी सर्कल लगातार बन जा रहा है, और तो इससे आपके पास एक एपी फॉर्म हो जाती है। सो इट फॉर्म्स एन एपी, जो बन जाएगा, एपी इस तरह से दिखाई देगी, पाई/2 पाई 3π/2 एंड सो ऑन। तो आपके पास ए आ चुका है जो पाई/2 है, डी निकालेंगे तो पाई माइनस पाई/2, दैट इज अगेन पाई/2, और अगर आपके पास ए और डी की वैल्यू आ जाती है तो आपके लिए सम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सम ऑफ 13 सेमी सर्कल इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 डी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो 13/2 2 इंटू पाई/2 प्लस 12 डी इज वॉट, अगेन पाई/2, राइट। ये आ गया 13/2 और पाई प्लस में 6 पाई, राइट। तो 13 इंटू 7 पाई डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 8 नहीं 91, 91 डिवाइड बाय 2 पाई। इसका मतलब अगर आपको पाई में आंसर दिखाना है तो यहां तक बहुत है, मगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? हाँ सर, ये बिल्कुल गिवन है, तो पाई की वैल्यू इसमें फीड कर देंगे, इक्वल्स टू 91/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 7 से काट देंगे इसको, ये बचेगा 13, ये बचेगा 11, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 बन जाए 13 बचा 3 और 1 13 143
सेंटीमीटर वायर लगेगी। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द वायर such spiral of 13 consecutive semicircles will be 143 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 200 locks are stacked in the following manner, 20 locks in the bottom, नीचे 20 locks लगे हुए हैं, 19 in the next row, उससे ऊपर 19 है, 18 in the रो नेक्स्ट टू इट, उसके ऊपर 18 है, एंड सो ऑन। यानी कि एक एपी दिखाई दे रही है स्टार्टिंग फ्रॉम द 20, 80, 19, 18, 17 एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड, यानी कि टोटल 200 लॉक्स लग जाएं, यानी कि एस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, सम पता है कि उनके टोटल सम 200 हो जाएगा। एस एन की वैल्यू दे रखी है 200, एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और कितना लास्ट यानी लास्ट नंबर ए एन या एल की वैल्यू भी निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बस आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये एपी की फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर क्या गिवन है और क्या निकालना है, तो बस आसानी से हो जाएगा। यहां पर गिवन है एपी, वो क्या है 20, 19, 18 एंड सो ऑन। ऊपर वाली रो में कितना होगा ये पता नहीं है, सबका टोटल 200 जरूर करना है। तो कहीं ना कहीं आकर आपका ये लॉग रुक जाएगा, तो उसकी वैल्यू ए एन हो सकती है। तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो आपके पास 20 की 1 है, और डी यहां पर 1 हो गया है। अब आपको ये पता है कि जो इनका टोटल सम है एस एन की वैल्यू जो है वो 200 है। तो एक बार इसको एस एन के फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं क्या आएगा। इसका मतलब आपके पास एन आ जाएगा, बाकी सब आपके पास गिवन। तो ये इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो एन की वैल्यू आ जाएगी। तो एस एन इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1, 1। ये आ गया। अच्छा, सम भी आपको दे रखा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में 200 है। तो 140 प्लस n माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 200 इक्वल्स टू 100, 39 प्लस n, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 39 प्लस n, 100 माइनस 39, सॉरी 100 क्यों आएगा, ये आ गया कट गया, यानी कि 2 आ गया खाली। तो कहीं ना कहीं कोई गलती आ रही है। ओके, हमने n की वैल्यू यहां गलती से लिख दी है, जबकि यहां पर n/2 ही आएगा, n/2, क्योंकि हमारे पास उसका सम तो अवेलेबल है मगर टर्म ही तो गायब है। तो ये वैल्यू आ रही है यहां पर, यहां तक क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है। इसका मतलब 200 इक्वल्स टू 39/2 n प्लस में n स्क्वायर बाय 2। करेक्ट। तो अब आपके पास इक्वेशन में और क्या लिख सकते हैं, या इसको हम यहां पर ऐसे सॉल्व नहीं करते, इसको
सिंपल से कर लेते हैं, यानी कि इधर ऊपर चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल्स टू n, इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, 39n प्लस में n स्क्वायर, करेक्ट, सिंपल हो गया। तो 400 इक्वल्स टू 39n प्लस में n स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस में 39n माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में गलतियां हो ही जा रही हैं और डी की वैल्यू हमने गलत ले ली है, डी की वैल्यू -1 आएगी, यहां पर भी -1 और इसकी वैल्यू आ गई -n और ये +1, करेक्ट। इसका मतलब ये आ गया 41 माइनस n, करेक्ट, और ये इधर चला गया, इसके बाद ये वैल्यू आ गई 41n माइनस n स्क्वायर, करेक्ट। तो अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व कर देते हैं। तो ये वैल्यू आ गई जी, इसको इधर हम सबको इधर ले आते हैं, तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 400 लाना है और मल्टीप्लाई करके 400 और प्लस करके 41। तो कैसे आ सकता है सर, एक बार इसको इस तरह से करके देख लेते हैं। 200 ये आ गया, 2 से 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, यानी कि 25, 2 4 6 8, 4 दुनिया 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 25, ये 41 हो रहा है, करेक्ट। तो कोई दिक्कत ही नहीं, आ चुका है n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस में 400 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो चलिए ये भी आराम से हो चुका है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, n कॉमन आ गया, n माइनस 25 और यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है, 4, ठीक है, 4 16 ही कॉमन आ गया, तो 16n माइनस 16 2 जा 32 बचे 8, 16 5 जा, करेक्ट, इक्वल्स टू 0। तो आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी कि जो फैक्टर्स आ चुके हैं इसके, n माइनस 16 और n माइनस 25। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, n माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब n की वैल्यू या तो 16 होगी या n की वैल्यू 25 होगी। तो अब ये समझना है कि n की वैल्यू 16 है सही आंसर, या n की वैल्यू 25 है। इसको एक बार आप अपनी टर्म के अंदर, यानी कि an की टर्म्स के अंदर हम देखते हैं कि, यानी कि अगर 16 टर्म्स हैं तो 16 टर्म्स कौन सी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको an में पुट करके देख लेते हैं। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो आपको पता है यहां पर a 16 निकालना है, इसका मतलब a की वैल्यू 20 है प्लस
15, डी की वैल्यू आपके पास है -1, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 20 माइनस 15 दैट इज 5। ये तो पॉसिबिलिटी आंसर दिखाई दे रहा है, इसको भी देखते हैं चेक करने के लिए। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसका मतलब ए 25 निकालनी है आपने, तो 25 प्लस 24, डी की वैल्यू -1 आ गई, ए की वैल्यू 20, सॉरी 20 प्लस 20, हाँ डी की वैल्यू माइनस, तो ये आ गया 20 माइनस 24, इसकी वैल्यू आ गई -4। तो -4 लॉग्स लास्ट रो में लगेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 25 की वैल्यू नॉट पॉसिबल आ गई। तो फाइनली देयरफॉर नंबर ऑफ logs in 16th row is 5, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि 16th रो में कितने लॉग्स लगेंगे, वो माइनस में हो नहीं सकते, इसलिए ये वाला आंसर सही है, दिस इज द राइट आंसर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो इज 5, कोई लॉग्स माइनस में तो हो नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर माइनस में नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं फटाफट से क्या कहता है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from first potato and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. यानी कि आपको पहला पोटैटो यहां रखा है, पहला पोटैटो 5 मीटर अपार्ट रखा है, दूसरा पोटैटो यहां रखा है 3 मीटर, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह से पोटैटो रखे हुए हैं। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहला पॉइंट से यहां तक जो एक बकेट रखी है उसका 5 मीटर का फासला है, और जैसे जैसे एक एक पोटैटो आगे हम रखते जा रहे हैं तो 3-3 मीटर का बीच में गैप है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, यानी टोटल 10 पोटैटोज उन्होंने रखे हुए हैं, और कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, और जो बच्चा उसको उस रेस में भाग ले रहा है वो बकेट से स्टार्ट करेगा। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, और सबसे पहला पोटैटो उठाएगा, रन्स बैक विद इट, और वापस बकेट के अंदर वो पोटैटो डालेगा, ड्रॉप इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स into the bucket to drop it in it, and she continues to in the same way until all the potatoes are in the buckets. What is the total distance the competitor has to run? सिंपल सी बात है कि पहले वो यहां आएगा, पोटैटो उठाएगा, इसमें डालेगा, फिर वापस जाएगा, फिर पोटैटो उठाएगा, इसमें डालेगा, फिर वापस जाएगा, फिर पोटैटो उठाएगा, इसमें डालेगा, फिर वापस जाएगा, और फिर पोटैटो उठाएगा, इसमें डालेगा। ऐसे ही लगातार वो ट्रेवल करता जाएगा, पहले 5 किलोमीटर, फिर वापस 5 किलोमीटर, सॉरी पहले 5 मीटर, फिर वापस 5 मीटर, उसके बाद फिर 8 मीटर और जाएगा, फिर वापस 8 मीटर वापस आएगा, फिर 11 मीटर जाएगा, फिर वापस 11 मीटर आएगा, फिर 14 मीटर जाएगा, ऐसे लगातार वो मूवमेंट कर रहा है। तो उसका ट्रेवल डिस्टेंस जो है टोटल वो कितना है ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को क्या एपी की नजर से देख सकते हैं? चलिए देखते हैं कि क्या कहता है ये क्वेश्चन। तो द डिस्टेंस of a potato of the potatoes
आर एज फॉलोज। एक एक पोटैटो का जो डिस्टेंस है, सारे पोटैटो का डिस्टेंस है, वो किस तरह से मेंटेन होगा। तो इट फॉर्म्स एन एपी। बस आपको ये एपी का फॉर्म समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पोटैटो 5 है और दूसरा पोटैटो 8 सेंटीमीटर की मीटर की डिस्टेंस से रखा है। उसके अगला पोटैटो 11 पे रखा है, उसका अगला पोटैटो, यानी कि हर 3-3 मीटर के डिस्टेंस से अगला पोटैटो उन्होंने रखा हुआ है। तो यहां पर ए आपको पता लग रहा है 5 है, डी आपको पता लग रहा है 8 माइनस 5 मतलब 3 है। तो बस सबका सम निकालना है कि इस बार वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि पहली बार वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगली बार वो 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है खाली पोटैटो उठाने के लिए। तो ये बात समझ में आ रही है। और उसके बाद वो 11 कर रहा है, तो जितनी बार वो इधर जा रहा है उतनी बार ही वो पोटैटो डालने बकेट के अंदर वापस जा रहा है। तो अगर मैंने एक साइड का डिस्टेंस निकाल लिया तो वापस उतना ही डिस्टेंस उसने दोबारा से बकेट तक वापस कवर करना है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आपका आंसर डिस्टेंस के मायने में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई कि हमने ये क्या सोच के काम किया है, उसी बेसिस पे आप करेंगे। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला आपके पास है 2a प्लस n माइनस 1d। आपके पास टोटल पोटैटो 10 है, इसका मतलब 10 पॉइंट्स आपके पास हैं, इन 10 पॉइंट्स को टोटल करना है। 2 इंटू ए आपके पास 5 है, n आपके पास 10 माइनस 1 दैट इज 9, डी की वैल्यू आपने अभी देख ली है 3 के बराबर आ रही है। तो आपके पास 5 ब्रैकेट में आ गया 10 प्लस में 12, सॉरी 27 है, 12 कहां से आ गई, 27 दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 37। क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, ये आ गया 37 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 185 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने एक साइड में जाके। तो वापसी करेगा सबकी, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। एज लिख देते हैं इसको, एज एवरी टाइम she has to run, she has to run back to bucket, back to bucket. Therefore total distance that the competitor will run, वापस जा रहा है, इसका मतलब उसको डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, दैट इज 370 मीटर इज द आंसर। क्या बात समझ में आ गई? तो बस एपी के क्वेश्चंस खत्म हो गए। इस चैप्टर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं सभी क्वेश्चंस में। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए कि वो सम बोल रहा है या टर्म की वैल्यू मांग रहा है, या कौन सी टर्म मांग रहा है, या डी ले रहा है या ए मांग रहा है, लास्ट टर्म की बात कर रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा और एपी बनाना आ गया तो बस इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बस फटाफट से इसको क्वेश्चंस को कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और इसको पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार से और रिवाइज कर लेंगे, एक टेस्ट लेंगे तो आपका आउटपुट पता लग जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।